सीरिया में रविवार को जब बशर अल असद को सत्ता से बेदखल किया गया तो उससे उनकी 24 साल पुरानी कुर्सी तो छिनी ही, साथ ही सीरिया पर उनके परिवार के 5 दशक से अधिक समय से चले आ रहे शासन का भी अंत हो गया। अब इस्लामी विद्रोही समूह हयात अल तहरीर अल शाम यानी एचटीएस के नेतृत्व में नई सरकार की रूपरेखा कैसी होगी, ये आने वाला समय बताएगा। लेकिन इस बीच अभ्यस्त राष्ट्रपति, उनकी पत्नी और 3 बच्चों का भविष्य भी अनिश्चित सा दिखता है। फिलहाल असद परिवार रूस में है, जहां उन्हें शरण दी गई, लेकिन आने वाले समय में उनके लिए क्या संभावनाएं हो सकती हैं? असद भागकर रूस क्यों गए? रूस के साथ असद परिवार की नजदीकी किसी से छिपी नहीं है। साल 2019 में फाइनेंशियल टाइम्स की एक जांच में पता चला था कि असद के ससुराल वालों ने रूस की राजधानी में 18 आलीशान अपार्टमेंट खरीदे थे। सीरिया के गृह युद्ध के दौरान लाखों करोड़ों डॉलर को देश से बाहर रखने के मकसद से ऐसा किया गया था। इस बीच असद के सबसे बड़े बेटे हाफिज रूस में पीएचडी के छात्र हैं। एक स्थानीय अखबार ने पिछले हफ्ते ही 22 साल के हाफिज के डॉक्टरेट शोध से जुड़ी एक रिपोर्ट छापी थी। असद की पत्नी और बच्चों के बारे में क्या पता है? असद ने ब्रिटिश सीरियाई नागरिक आसमा से शादी की है। आसमा का जन्म और पालन पोषण वेस्ट लंदन में हुआ। उनके माता और पिता दोनों ही सीरियाई थे। यहाँ इन्वेस्टमेंट बैंकर बनने से पहले आसमा ने लंदन के स्कूल और यूनिवर्सिटी से अपनी पढ़ाई पूरी की। हालांकि साल 2000 में आसमा हमेशा के लिए सीरिया चली गईं, जहां उन्होंने बशर अल असद से शादी की। ये वही वक्त था जब अपने पिता के निधन के बाद बशर अल असद ने राष्ट्रपति पद संभाला था। लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स एंड पॉलिटिकल साइंस की विजिटिंग फेलो डॉक्टर नसरीन अल रेफाई ने बीबीसी को बताया, आसमा के पास ब्रिटेन का पासपोर्ट है, इसलिए वो रूस में रहने की बजाय वहां भी जा सकती हैं। मेल ऑनलाइन की एक रिपोर्ट में कुछ पड़ोसियों के हवाले से ये बताया गया है कि आसमा के पिता कार्डियोलॉजिस्ट थे और मां एक सेवानिवृत्त डिप्लोमेट थीं। ये दोनों ही अपनी बेटी और दामाद से मिलने के लिए मॉस्को जाना चाहते हैं। असद के 3 बच्चे हैं, हाफिज जो पीएचडी छात्र हैं, जैन और करीम। साल 2022 में अमेरिकी विदेश मंत्रालय ने कांग्रेस को एक रिपोर्ट सौंपी थी जिसमें कहा गया था कि असद के ससुराल वालों की कुल संपत्ति $1 अरब से $2 अरब के बीच है। हालांकि इस रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि इसका सटीक अनुमान लगाना मुश्किल था, क्योंकि माना जाता है कि उनकी संपत्ति कई खातों, रियल एस्टेट पोर्टफोलियो, ऑफशोर टैक्स हेवन में फैली या छिपी हुई है। रिपोर्ट के मुताबिक आसमा ने सीरिया ट्रस्ट फॉर डेवलपमेंट में भी अपना दबदबा बनाया। ये असल में सीरिया तक विदेशी सहायता पहुंचाने के लिए बनाया गया था। साल 2020 में तत्कालीन अमेरिकी विदेश मंत्री माइक पोम्पियो ने आरोप लगाया था कि आसमा अपने पति और परिवार की मदद से सीरिया में युद्ध से मुनाफा कमाने वाले सबसे बदनाम नामों में से एक बन गई हैं। तत्कालीन ट्रंप प्रशासन के एक अन्य अधिकारी ने आसमा को पारिवारिक कारोबार का मुखिया बताया था, जो बशर के रिश्तेदार रमी मखलूब से प्रतिस्पर्धा कर रही थीं। मखलूब सीरिया के सबसे अमीर लोगों में शुमार हैं। हालांकि पारिवारिक कलह का ये मामला उस समय सामने आया जब उन्होंने सोशल मीडिया पर अपने साथ बुरे बर्ताव की शिकायत की थी। क्या बशर अल असद पर मुकदमा चल सकता है? सीरिया में असद की सत्ता के पतन के बाद एमनेस्टी इंटरनेशनल की महासचिव एग्नेस कैलामार्ड ने कहा है कि सीरियाई लोगों को मानवाधिकारों के उल्लंघन की एक भयावह स्थिति का सामना करना पड़ रहा है, जिसके कारण बड़े पैमाने पर लोग अनगिनत मानवीय पीड़ा झेल रहे हैं। कैलामार्ड ने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से यह सुनिश्चित करने की अपील की कि अंतर्राष्ट्रीय कानून तोड़ने और मानवाधिकार उल्लंघन के अन्य गंभीर मामलों से जुड़े संदिग्ध लोगों की जांच की जानी चाहिए और उनके दोषों के लिए उन पर मुकदमा चलाना चाहिए। फ्रांस में जांच कर रहे जजों ने सीरिया में साल 2013 के रासायनिक हमले के संबंध में मानवता के खिलाफ अपराधों में कथित मिलीभगत के लिए असद के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी करने की मांग की है। रूस अपने नागरिकों को प्रत्यर्पित नहीं करता है। प्रत्यर्पण एक कानूनी प्रक्रिया है जिसके तहत किसी व्यक्ति को संदिग्ध अपराध के लिए मुकदमे का सामना करने के लिए दूसरे देश भेजा जाता है।